आज के युग में मीडिया के प्रभाव से तो आप सभी परिचित होंगे। किस तरह मीडिया ने हमारे सोच से लेके जीवन तक कैसे परिवर्तन किया है। किसी भी मुद्दे का एक तरफ़ा पक्ष दिखा के हमें पक्षपात करने पर भी मजबूर करता है। क्लास 7 एनसीईआरटी का ये 6 चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि हमारे जीवन में मीडिया और मास मीडिया का क्या रोल है। मीडिया कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं वे संचार माध्यमों से ही प्रभावित होता है, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है। आज ये चैप्टर आपको अखबार या टेलीविज़न में किसी भी रिपोर्ट के विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी और आप ये समझ सकेंगे कि खबर में दी जा रही घटना या जानकारी के पीछे क्या तर्क है। उससे पहले हमें संचार माध्यमों को समझना होगा कि आखिर संचार के क्या-क्या माध्यम हैं। तो आपको अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? या तो आप उसे टीवी पे देख रहे होंगे या रेडियो पे सुन रहे होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर इंटरनेट के माध्यम से भी आप संचार को समझ सकते हैं। आपने अक्सर टीवी, रेडियो या इंटरनेट के माध्यम से मीडिया शब्द के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये मीडिया है क्या? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द से बना है। मीडियम का मतलब ही होता है माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे कि फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार के माध्यम ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इसे जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहा जा सकता है। यहाँ आप मीडिया और मास मीडिया में अंतर समझ सकते हैं। जो कुछ लोगों तक ही पहुँच जिसकी होती है, जिससे कुछ लोगों तक ही समाचार को पहुँचाया जा सकता है, वो मीडिया कहलाती है। लेकिन जो बहुत बड़े स्तर पे काम करती है, उसे मास मीडिया कहते हैं। अब हम संचार के माध्यम और तकनीक के बारे में जानेंगे। आज अगर आपको कोई टीवी या इंटरनेट के बिना अपने जीवन की कल्पना करने को बोले तो शायद आपको ये बहुत अजीब लगेगा और आपके लिए मुश्किल भी होगा। लेकिन इसका प्रचलन बस लास्ट 20 ईयर से ही शुरू हुए हैं, उससे पहले ये नहीं थी। मास मीडिया में अक्सर समय के साथ चेंज आते रहते हैं। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इसमें एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। हम अखबार और पत्रिकाओं को छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी और रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में देखते हैं। टेक्निक और मशीनों को बदलकर आधुनिक को अत्याधुनिक बनाने में संचार के माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है, लेकिन तकनीकी इससे भी बहुत ज़्यादा कर सकती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन का कल्पना करना कितना कठिन है। टीवी के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम भी देख पाते हैं। आपने टीवी पे कई बार देखा होगा कि इंडिया में तो हम हैं, लेकिन पाकिस्तान की न्यूज़ को भी दिखाया जाता है। तो ये सब सैटेलाइट की वजह से हो पाता है। टीवी पर आप जो कार्टून देखते हैं, वो ज़्यादातर जापान या फिर अमेरिका के होते हैं। जब हम चेन्नई या जम्मू में बैठ के अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देखते हैं, तब हमें लगता है कि टेलीविज़न ने दुनिया को कितना पास ला दिया है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था। इसके आ जाने के कारण पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हम टीवी पे न्यूज़ तो देखते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस न्यूज़ को बनाने में कितना खर्च आता होगा? आप उस स्टूडियो के बारे में सोचिए जहाँ पे बैठ के ये समाचार वाचक करते हैं।
वहाँ के लाइट, कैमरे और जो वॉइस रिकॉर्ड करने के जो मशीन होते हैं और सेपरेशन के लिए जो सैटेलाइट होते हैं, इनका मूल्य कितना अधिक होगा। जो वहाँ पे न्यूज़ होती है, उसके सिर्फ़ समाचार वाचक जो न्यूज़ बोलता है, उसकी सैलरी नहीं होती, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो प्रसारण में सहायक होते हैं, इसमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जनसंचार का माध्यम हमेशा बदलता रहता है, तो इसके लिए नए-नए टेक्नीक भी यूज़ करने होते हैं, जिसमें भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। इन खर्चों के कारण मास मीडिया को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसी वजह से अधिकांशतः टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के भाग होते हैं। यहाँ इमेज में जो आप देख रहे हैं, ये टेलीवाइज़र है। इसको टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप कहा जाता था। आपने इसके आविष्कार के सामने बैठे हैं बैड। जॉन एल वर्ड ने इस यंत्र का आविष्कार किया था। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। मास मीडिया अक्सर धन कमाने के अलग-अलग तरीकों के बारे में सोचती रहती है। उसी में से एक तरीका होता है बीच-बीच में ऐड देना। जब भी आप अगर कभी कोई अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो बीच-बीच में ऐड आएँगे, जैसे कि किसी कार, चॉकलेट, मोबाइल या कपड़े, इन सब के ऐड आते हैं। किसी भी एडवर्टाइज़मेंट को बार-बार दिखाने के पीछे उस कंपनी की ये आशा की जाती है कि लोग उसके एडवर्टाइज़मेंट को देखकर उस वस्तु को खरीदेंगे। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के एडवर्टाइज़मेंट के लिए उसकी प्रियता के अनुसार 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है। डिपेंड करता है कि वो टीवी चैनल कितना चलाया जाता है, कितने अधिक लोग उसे देख रहे हैं, तो ये 1000 से लेके 1 लाख के बीच में वैरी करेगा। मान लीजिए अगर कोई न्यूज़ चैनल ऐसा है जिसे कोई बहुत कम लोग देखते हैं, तो उस पे अगर आप एडवर्टाइज़मेंट कराना चाहते हैं 10 सेकंड की, तो आपको 1000 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत लोकप्रिय है, मान लो आप बहुत थोड़ा बहुत अगर लोकप्रिय है, जैसे कि आज तक आप देख सकते हो या फिर स्टार गोल्ड, तो इन सब पे अगर आप एडवर्टाइज़मेंट कराना चाहते हो, तो आपको 5 से 10,000 रुपए या फिर उससे भी अधिक 25-30 हज़ार रुपए लग सकते हैं 10 सेकंड के एडवर्टाइज़मेंट के लिए। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मास मीडिया के कारण नागरिक जान पाते हैं कि सरकार किस तरह काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध भी आयोजित कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में जो मास मीडिया है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि उनका जो जानकारी है वो संतुलित हो। अब ये संतुलित जानकारी क्या होती है, आइए जानते हैं। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण पर चर्चा की जाती है और फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी न्यूज़ के हर पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि इसके ये पॉइंट ऑफ व्यू हैं। उसके बाद जनता को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि आप खुद ही स्वतंत्र हो अपने विचार बनाने के लिए। मगर संतुलित रिपोर्ट लिख पाना मास मीडिया के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार का माध्यमों से मतलब ये है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार को कोई नियंत्रित ना करे, कोई प्रभावित ना करे। मास मीडिया से हमें जो जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य ये है कि यह जो संचार माध्यम है, ये स्वतंत्र क्यों नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सरकार उन पर नियंत्रित रखती है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गति के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। मतलब कि अगर कोई मूवी बनती है, उसका कोई सीन है, तो उसको अगर सरकार लोगों को दिखाने से रोकती है, तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है।
भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने जन संचारों के ऊपर सेंसर लगाया था। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से लेके 77 तक का जो आपातकाल था, उसमें था। सरकार फिल्मों पर तो हमेशा सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचारों पर पूरी तरह से ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित वितरण देने में असफल रहते हैं। इसका कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना उसके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों में स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अलावा भी मास मीडिया किसी मुद्दों पे खास पक्ष पे इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो लोग इसे देखेंगे। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहता है, मतलब टीआरपी बढ़ाना चाहता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसके लिए तो वह मुद्दे के एक ही पक्ष पे ध्यान केंद्रित तय करता है। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी के आधार पर वह तय करता है कि समाचार पत्र में देने योग्य है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझ सकते हैं कि अगर स्कूल में आपके स्कूल या कॉलेज में एनुअल फंक्शन चल रहा है, तो वो आपके न्यूज़पेपर की या टीवी की हेडलाइन नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके उस फंक्शन में कोई स्टार आ गए, कोई फिल्म स्टार आ गए, तो वो आपके न्यूज़पेपर पे और टीवी पे हमेशा छाई हुई रहती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करता है। अभी हाल ही में कोका कोला में कीटनाशक पेय होने के उसके स्तर के बहुत ज़्यादा होने के लिए न्यूज़ में आया था। कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर से बढ़े हुए होने के कारण उस न्यूज़ ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह हमें कोका कोला पीने वाले को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निर्दयतापूर्वक घोषणा की कि कोका कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस न्यूज़ को दिखा के मास मीडिया ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उन रिपोर्ट नहीं आती तो हमारा ध्यान नहीं जाता। कई बार ऐसी घटना हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीने का पानी हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है। हर साल हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। फिर भी मास मीडिया हमें इस विषय पे बहुत कम चर्चा करते हुए दिखते हैं। ऐसे ही न्यूज़ के लिए एक भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र का प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। यह जानने के बाद कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिसका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों का मतलब जो खाद होते हैं उसके प्रयोग के बारे में भी परामर्श देते हैं।
कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे का यूज़ करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक स्थितियों के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। प्रजातंत्र के नागरिकों के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट प्रकाशित करने में कठिनाई आती है। अक्सर हमें ऐसे न्यूज़ बताए जाते हैं जो कि पूरा नहीं होता है और एक पक्षीय होता है। इसीलिए किसी भी समाचार के विश्लेषण के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह न्यूज़ किस रिपोर्टर ने दी है, इस रिपोर्ट से कौन सी जानकारी मिल रही है और कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। इस लेख किसके दृष्टिकोण में लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ा है और क्यों छोड़ा है, ऐसे प्रश्न पूछ के आप उस न्यूज़ का विश्लेषण कर सकते हैं। सरकार या प्राइवेट संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिससे समाज के किसी बड़े संदेश का प्रसारण कर हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इस चैप्टर में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।